हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। परीक्षा नजदीक है तो फटाफट पढ़िए सब आदमी मन लगा के, ठीक है। और हाँ, आशा है अगर हमारी आप वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग कुछ समय के बाद यानी बहुत जल्दी ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के चैनल पर आ रहे हैं, तो अगर देखिएगा तो अच्छा रहेगा। चलते हैं, हम लोग ज्यादा समय नहीं लगे। हम लोग पिछले दिन यानी कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चन को। आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या सुनना मेरे भाई। खिलाफत आंदोलन का वर्णन कीजिए। यानी खिलाफत आंदोलन हमारे देशों में क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, लिखना है, ठीक है। तो इसका कारण क्या था सुनना तुम। 1900 ईस्वी में यानी कि लगभग 1901, 2, 3, 4, 5 की बात कर रहे हैं। उस समय अंग्रेज जो है ना, भारत में फूट डालने के लिए, हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए उसने मुस्लिमों का साथ देना शुरू किया और बोला कि हम तुम्हारे मित्र हैं, हितैषी हैं और भारत हिंदुओं का देश है और हिंदू के साथ रहोगे तो तुम्हारा चलने उलने वाला नहीं है, इसलिए तुम अलग होकर के एक अलग पार्टी बनाओ, अलग मिल करके काम करो। और उसने भारत विभाजन के लिए बंग योजना लगाया 1905 में। जी, बंगाल को विभाजन करने की योजना 1905 में, बंग भंग योजना। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दिया। मुस्लिम अलग हो गए और हम लोगों से अलग होकर के वो काम कर रही थी। कभी भी गलती होता तो वो मुस्लिमों की सहायता करता और वो कहता कि हम तुम्हारी मददगार हैं, तुम्हारे हितैषी हैं। लेकिन ये मामला तब गड़बड़ा गया जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, जहां जहां मुसलमानों का अधिकार था वहां पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ और मुस्लिम का राष्ट्रों पर उसने अपना आधिपत्य जमाया। यहां तक ठीक रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल थे जहां पर मुसलमानों की आस्था विश्वास थे, उस पर अंग्रेजों ने कड़ी प्रतिबंध लगा दिए। तुर्की के राजा, तुर्की साम्राज्य जो था, उस तुर्की साम्राज्य पर एक कठोर दंड लगा दिया। तुर्की के राजा को कठोर यातनाएं दिया। इससे भारतीय राजा को, भारतीय मुसलमानों को बहुत दुख हुआ। भारतीय मुसलमानों को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि अंग्रेज हमारा सच्चा मित्र कभियो नहीं हो सकता है। एक तरफ कहता है कि हम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, एक तरफ हमारे राजा को वो मार रहा है। अब कहिएगा कि तुर्की हमारा राजा कैसे हुआ। तो देखिए, पूरी दुनिया के मुसलमान तुर्की के राजा को अपना राजा, अपना खलीफा समझता है। वो जो कहता है वही यह मानता है। इसलिए उसने सोचा कि अगर हमारी मददगार है, हमारी हितैषी है, तो फिर हमारे राजा के साथ ऐसा क्यों। और भारतीय मुसलमानों ने कुछ अंग्रेजों के सामने मांगे रखी। क्या? तो पहला कि तुर्की साम्राज्य पर जो आपका अधिकार है, जो आपने प्रतिबंध लगाया है, उसे वापस लीजिए। तुर्की राजाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसको वापस लीजिए। और साथ ही साथ हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं जिस पर आपने प्रतिबंध लगा रखा है उसको वापस लीजिए। इन सारी मांगों को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा खिलाफत आंदोलन। तो आशा करते समझ में, भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के राजा के विरोध, मतलब सहयोग में, तुर्की राजा के सहयोग में अंग्रेजों के विरोध में एक आंदोलन चला जिसका नाम रखा खिलाफत आंदोलन। यह भी 1920 में ही चालू किया गया था, ठीक है। आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस अधिनियम के प्रति कांग्रेस की दृष्टिकोण की व्याख्या। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषता सुनना। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में भारत में एक द्वैध शासन की स्थापना की और उसका हमने खूब विरोध किया। हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया। उसके बाद हमने दो आंदोलन चलाया, 1920 में असहयोग और 1930 में सबने आज्ञा। जब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत की मामला हमारे हाथ से जाने वाली है तो उसने सोचा कि कुछ सुधार किया जाए और उसने फिर एक अधिनियम पारित कर दिया 1935 में, ठीक है। 1935 में क्या अधिनियम लगाया कि केंद्र में एक संघात्मक सरकार होगी। इतना ही नहीं, संघात्मक सरकार को दो भागों में बांट दिया। एक कर दिया राज्य प्रांत और दूसरा कर दिया केंद्र, यानी कि जो संघ होगा और एक राज्य होगा। राज्य प्रांत में जो राज्य परिषद होगी उसमें सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी, केंद्र में जितने होंगे उसकी सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी, और जो बजट होगी उसमें 20% वोट देने को ही हमें अधिकार दिया गया।
साथ ही साथ कुछ कानून, कुछ नियम को कहां रख दिया गया, तो जो वायसराय थे उसके अधीन रख दिया गया। यानी कुल मिलाकर के चाहे जो भी था सुधार करने की कोशिश किया, लेकिन पूर्ण सुधार नहीं, बहुत सारे अधिकार को किसके अधीन रख दिया गया, वायसराय के अधीन। और वायसराय को एक विशेष पावर दे दिया गया, विशेष शक्ति दे दिया गया। अर्थात 1935 जो शासन था वो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं था। और ये भी अंत में लिख दिया गया कि अगर जहां हमारी 1935 का शासन स्थापित नहीं होती है, वहां 1919 वाली द्वैध शासन ही स्थापित रहेगी। क्या समझे आप? कि 1919 में जो द्वैध शासन था उसी का छोटा संक्षिप्त सुधार हम लोगों के आंदोलन के कारण उसने किया था 1935 में। क्या क्या था सुनिएगा। केंद्र में एक संघात्मक सरकार की स्थापना होगी। उसने क्या कहा? केंद्र में एक संघात्मक सरकार की स्थापना होगी। संघीय विधानमंडल के राज्य परिषद और संघीय सभा के 2 सदन बनाए जाएंगे। राज्य परिषद में प्रांत के सदस्यों की संख्या 156 और रियायतों की संख्या 140 होगी। संघीय सभा प्रांतों की संख्या 250 और रियायतों की संख्या 125 होगी। यह निश्चित किया गया कि प्रांत के जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता द्वारा चुने जाएंगे और रियायत के प्रतिनिधि राजा के द्वारा चुने जाएंगे। यानी जो प्रांत के प्रतिनिधि होंगे वो जनता और जो रियायत के प्रतिनिधि वो राजा द्वारा चुन करके आएंगे। साथ ही साथ और सारे नियम थे। क्या क्या नियम थे सुनिएगा। केंद्र के विषय को सुरक्षित कर दिया गया था। वहां दोहरा शासन स्थापित होगी। विधानमंडल के बजट को 20% भाग पर मत देने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिया गया। जब तक भारतीय संघात्मक शासन स्थापित नहीं होगी तब तक 1919 वाला द्वैध शासन ही रहेगी। यानी कहने का अर्थ है कि शासन का कोई सुधार, कोई विशेष काम नहीं किया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इतनी बात 2 नंबर समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे थे, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सुनिएगा। निम्नलिखित उद्धरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। माने अब जो आपके सामने जो भी कोई पाठ है, माने अध्याय, एक इतिहास का कुछ टुकड़ा लिखा गया है, उसको पहले पढ़िए और उसको ध्यान से, तब उसके दिए गए प्रश्नों का उत्तर। अगस्त आंदोलन से अत्यधिक लाभ हुआ। माने अगस्त आंदोलन जो हुआ, नहीं इसे स्त्रियों में बहुत जागृति आई। दमन के दौरान गांव स्त्रियों को भी अधिक कष्ट उठाने पड़े। उनका शहर के, यहां पर छूट गया है, लेस मात्र भी खेद नहीं है। कांग्रेस की पराजय नहीं हुई है, यह पहले से अधिक शक्तिशाली हुई है। ये बात हमारे एनसीईआरटी इतिहास में छोटा सा एक लाइन है, उसको लिखा गया और उससे क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों आरंभ किया गया। अब सुनिएगा, थोड़ा सा गौर से विस्तार से हमको इसको लिखना है। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे कारण था। देखिए, हम लोग ये चाहते थे कि जब हमारा गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ, गोलमेज सम्मेलन जब हमारा असफल हो गया, इतना ही नहीं, जब 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज हमसे मदद मांग रही थी कि भारतीय लोग हमारी मदद करें। और प्रथम विश्व युद्ध में जब हमने उसको मदद किया था तो हमारे साथ क्या किया गया, तो और अन्याय, रॉलेट टैक्स लगाया गया, हमारा शोषण किया गया, हमें कोई सहायता नहीं मिली। हमने उसको सहायता किया, हमारी बदौलत उसने बहुत सारी युद्ध जीते, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने 1939 में उसे मदद करना छोड़ दिया। बदले में हमने एक अभियान चलाया ताकि वो और से वो क्या हो जाए, भिन्न हो जाए, माने अलग हो जाए हमसे। इतना ही नहीं, हम उसकी मदद नहीं कर सके, वो और हारे। इसलिए हमने क्या किया, एक अपना अभियान चलाया जिसका नाम रखा भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा कारण यह भी था कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज की सहायता करते तो इधर जर्मनी और जापान जो था वह हम भारत पर क्या कर देता, आक्रमण कर देता। अगर हम उसकी मदद करते तो वो हम पर क्या कर देता, आक्रमण कर देता। और हमारे भारतीय नेता ये नहीं चाहते थे कि भारतीय पर अनावश्यक लोगों की बमबारी हो और लोग मारे जाएं। जैसे समझिए, हम अगर किसको सहायता करते, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की तरफ से हमारी सेना लड़ने के लिए कहीं कहीं जाती, तो उस समय जापान एकदम आक्रामक रूप में था, तो वो क्या करता था, हम भारत पर बमबारी करना शुरू कर देता। और बमबारी करने से आम जनता को क्या होता,
कष्ट होता, बहुत सारे आम जनता मारे जाते। तो हमारे भारतीय नेता ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज की सहायता करने से हम अनावश्यक रूप से क्या हो जाएं, हानि में चले जाएं। इसीलिए उन्होंने अंग्रेज की सहायता न करके उसके विरोध में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, समझ में आई होगी बात। इसके दो पीछे कारण था, पहला कि अंग्रेज का हम मदद नहीं करेंगे, और दूसरा हम जर्मनी से दुश्मनी नहीं लेंगे। क्लियर, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं, दूसरा है इस आंदोलन में स्त्रियों की क्या भूमिका थी। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, यानी अगस्त 1942 में जो आंदोलन शुरू की गई थी, इसमें स्त्रियों की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब स्त्री की क्या भूमिका, ये पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। बहुत सारी स्त्रियां घर से निकली और जितने विदेशी वस्तुओं की दुकानें थी, शराब की दुकानें, कपड़ा की दुकानें, इस पर हड़ताल कर दी, बिल्कुल बंद। यहां तक कि कोई भारतीय व्यक्ति अगर विदेशी वस्तु खरीदते पकड़े गए, उसको वो घेर लेती थी और खरीदने नहीं देती थी, वस्तु लेकर जाने नहीं देती थी, यानी कि आपको विदेशी वस्तु खरीदना भी नहीं है। ऐसी हालें जिनमें सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, ये सब जो महिलाएं थी वो सबसे आगे थी, ये नेतृत्व कर रही थी इन महिलाओं का। और इतना ही नहीं, महिलाएं जो है ना वो बहुत सारे कार्यों में मदद कर रही थी पुरुषों के साथ, यानी महिला सबसे ज्यादा आगे आई थी इसमें। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी बात समझ में आएगी। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, महिलाओं घर से बाहर निकली, जुलूस प्रदर्शन, पुरुषों के साथ मिलकर के काम करना, साथ ही साथ हड़ताल, दुकानों पर धरना, कोई विदेशी वस्तु की दुकान नहीं खुलेगी, और कोई वस्तु विदेशी अगर खरीदे पकड़े गए लोग तो उसको छीन लेती थी उसको, और उसको मना करती थी। ऐसे हड़ताल। चलते हैं आगे। इस आंदोलन का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में क्या महत्व है। देखिए, इस आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, आंदोलन जब हुआ तो हम लोग जब उसका क्रिप्स मिशन योजना जब फेल कर गई, यानी हम लोग असफल कर दिए, उसके बाद हम लोगों ने झट से बैठक के 7 अगस्त को बैठक हुई मुंबई में, जिसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। उन्होंने नारा दिया भारत छोड़ो, और बाद में उन्होंने एक नारा दिया करो और मरो। और उन्होंने ये आह्वान दिया कि इस बार यानी हम लोग भारत को या तो आजाद करेंगे या तो खत्म हो जाएंगे, यानी हम अब आगे जो है ना हम देखने के लिए नहीं रहेंगे। ये आंदोलन चला, जैसे आंदोलन चला अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र शुरू किया। लोगों में ये मतलब आक्रोश फैल गया। ये आक्रोश फैला, आक्रोश जैसे फैला कि गांधी जी को और अन्य प्रकार के नेता को जेल में बंद कर दिया गया। और जैसे जेल में बंद हुआ, लोगों में और आक्रोश की भावना फैली, और जगह जगह रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, जो टेलीफोन के तार थे उसको काट दिए गए, सरकारी भवन में आग लगा दिया। यानी कि स्थिति ऐसी भयावह हो गई कि अंग्रेजों को अब बच पाना बड़ा मुश्किल हो गया। सब जिधर तिधर भागने लगा अंग्रेज कि भाई अब क्या करेंगे, माने ये स्थिति हो गई। ऐसा लोग मतलब अब विकराल रूप ले लिया, यानी उसके बाद उसको लगा कि अब भारत में शासन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। अर्थात इस आंदोलन का बाद, माने ये आंदोलन जो हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद स्वतंत्रता एकदम निश्चित हो गया कि अब अंग्रेज मतलब भारतीय लोग जो हैं बिना आजादी लिए मानने वाले नहीं है। ऐसा अंग्रेजों को समझ में आ गया। फिर समझेंगे 1942 में जो आंदोलन हुई, जब गांधी जी ने घोषणा कर दिया भारत छोड़ो का, इसके बाद लोगों ने आंदोलन में एकजुटता के साथ भाग लिए। लोगों में खूब मतलब जोश था, जोश के साथ लिए थे। लेकिन अंग्रेजों का दमन चक्र इसी समय शुरू होता है, और जैसे उसका दमन चक्र शुरू होता है, वो क्या करते हैं कि जितने भी भारतीय नेता हैं प्रसिद्ध, उसको पकड़ के वो जेल में बंद कर देता है। और जैसे जेल में बंद होता है, लोगों में ये भावना फैलती है, यानी अब मालूम हो जाता है कि गांधी जी और अन्य लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है, कि सब लोग ने इतना आक्रोश के साथ एकदम गुस्से में, समझिए ऐसा अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया अंग्रेजों पर, कि जितने सरकारी भवन थे उसमें आग लगा दिया, रेल की पटरियां उखाड़ दी, पुले तोड़ दिया गया, टेलीफोन की तार काट दिया गया, जहां जो अंग्रेज मिलता उसको सीधे मारना शुरू कर दिया। अंत में एकदम स्थिति ऐसी भयावह हो गई कि अंग्रेज को लग गया कि अब जो है भारतीय बिना आजादी लिए मानने वाला नहीं है, उसे स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। क्लियर, तो स्वतंत्रता संघर्ष में यह बहुत बड़ी आंदोलन था। आगे चलेंगे मेरे भाई।
सुनिएगा, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? देखिए प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किए? इसके विकास का वर्णन है, यानी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किए, सुनिएगा थोड़ा सा। देखिए इसके पीछे क्या कारण था। हम लोग 1914 से चलते हैं। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुई थी, तो उस समय भी भारत पर अंग्रेजों का ही अधिकार था। तो अंग्रेजों ने हम लोगों से एक मतलब कमेंटमेंट हुआ था, बातचीत हुई थी। हमारे जो उस समय लोग थे उन सब से ये आग्रह हुआ था कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारी मदद करिए, जब हम लोग जीत जाएंगे तो आपको ना एक पूर्ण स्वायत्त पूर्ण राज्य दे दिया जाएगा। हम लोगों को भरोसा हुआ, हमने अपनी वादों पर सच, हम लोग लड़ने के लिए गए। बहुत सारे भारतीय सेना लड़ने के लिए विदेश गई, वहां पर बहुत सारे सेना मारे भी गए, लेकिन हम लोगों ने अपनी जान पर खेल खेल करके अंग्रेज की बहुत जगह विजय दिलाई, बहुत जगह विजय दिलवाए। हमारी भारतीय सेना बहादुरी के साथ लड़ा। देश के अंदर जो लड़ाइयां चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, जो हम लोग आंदोलन चला रहे थे, हम लोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे, बंद कर दिए थे। बदले में हम अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। यानी हमें ये लग रहा था कि ये हमारा आंदोलन है, हमारी लड़ाई है, हम लोग चलते हैं, लड़ते हैं। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त, तो क्या होता है, जब अंग्रेजों की जीत होती है तो हम लोगों ने मांग किया कि भाई आपने जो कहा था कि हमें आजादी मिल जाएगी, तो अब हमें आजादी दीजिए। लेकिन उसके बदले उसने क्या किया, भारत में द्वैध शासन स्थापित कर दिया और एक ऐसी काला कानून लागू किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, जिसमें हमारी आजादी पहले जितनी थी वो भी समाप्त हो गया भाई, बिल्कुल समाप्त। अब क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति पर बिना मतलब मुकदमा चलाए शक के आधार पर उसे नजरबंद कर लेना है, उस पर गोलियां चला देना। दो चार व्यक्ति आपस में बात करते हुए बैठ करके हम बात नहीं कर सकते, सड़क पर चल नहीं सकते, इसका हमने पुरजोर विरोध किया। जब विरोध चल रहा था, इसी विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उसके बाद पूरे भारत में एक आक्रोश का भावना फैल गया। तो ऐसे समय में गांधी जी ने इन सब के विरोध में, उनका जो मानना था कि अंग्रेज को ऐसे मारने पीटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम मारते हैं तो वो भी हमें मारता है, तो इससे बढ़िया है कि हम उसका सहयोग करना बंद कर दें, वो खुद ब खुद चली जाएगी। और उन्होंने सहयोग नहीं करने का एक नारा दिया, असहयोग आंदोलन। 1920 में उन्होंने कहा हम भारतीयों से कि हमें अब अंग्रेजों को मारने पीटने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसकी वस्तु नहीं खरीदें, उसके स्कूल में हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं, उसके काम हम नहीं करें, तो वह खुद ब खुद चली जाएगी। और इसी उद्देश्य को लेकर के, यानी सहयोग नहीं देने के उद्देश्य से, उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जो 1920 में लागू की गई थी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आई होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसका मेन कारण था 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों के साथ जो वादा किया गया कि भाई हम प्रथम विश्व युद्ध में अगर जीत जाएंगे तो हम आप लोगों को आजादी दे देंगे और बदले में आपको हमारी मदद करना होगा। हमने उनकी मदद की, लेकिन हमें क्या मिला, तो उसके बाद और शोषण की नीति लागू की गई। परिणाम, हम लोगों में आक्रोश फैला और इसी आक्रोश के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इन दो आक्रोश के कारण गांधी जी उन्हें सहयोग नहीं देने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा असहयोग आंदोलन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या स्थान है। अब देखिए, अब क्वेश्चन इतना आसान है, कोई कहने की बात है, बताइए महात्मा गांधी का क्या योगदान है, ये कोई पूछने की बात है भाई। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुई। वो पढ़ने के बाद उनकी पिताजी की इच्छा थी कि ये बैरिस्टर बने, लेकिन बन तो नहीं सके, लेकिन एक वकील बन गए थे। और वकील बन करके एक केस की पैरवी के लिए कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका। इनके साथ वहां पर एक अमानवीय व्यवहार हुआ, जो मानव के साथ नहीं होना चाहिए वैसा व्यवहार हुआ। इनको रेल में डब्बे से पैर पकड़ के, टंगड़ी पकड़ के घीस के नीचे उतार दिया गया। इनको जब ये कोर्ट में गए वकालत करने के लिए, जो पगड़ी बांधे हुए थे, पगड़ी उतारने के लिए कहा गया। और हम भारतीयों को पगड़ी का मतलब क्या, इज्जत। पगड़ी उतारना का मतलब इज्जत उतारना। इनकी इज्जत चली गई भाई। इन्होंने सोचा क्या किया जाए,
इस कौम के लिए लड़ा जाए या छोड़ दिया जाए। उन्होंने काफी सोच विचार करने के बाद निर्णय लिया कि नहीं, लड़ना चाहिए, और उस दिन से राजनीतिक में भाग ले लिए। उस दिन से लड़ना इन्होंने शुरू किया। ये इनकी शुरुआत तो दक्षिण अफ्रीका से हुई, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो दक्षिण अफ्रीका से ये भारत 1915 में आए, और यहां आने के बाद इनकी सबसे पहली बुलाहट कहां हुई, तो जब एल एम यू यानी जो वाराणसी में नहीं, बी एच यू वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हो रही थी तो वहां इनकी बुलाहट हुई, और वहां से इन्होंने अपनी पहली शुरुआत की। लेकिन इसी बात को लेकर के जब इनको मालूम हुआ, किनको, राजकुमार शुक्ल को, जो हमारे बिहार के चंपारण के थे, तो गांधी जी को बुलवाया गया। गांधी जी जब चंपारण आए तो चंपारण में निल्हे जमींदारों की जो स्थिति थी, इसको देख करके इनका हृदय डोल गया और इन्होंने लड़ने का निर्णय लिया, और इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार से शुरू की। यानी इनकी शुरुआत कहां से, बिहार से। भारत में कहां से शुरुआत होती, बिहार से। कब, 1917 चंपारण। इस आंदोलन में इन्हें काफी सफलता मिली। इसके बाद 1920 भारत असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन में इन्हें और काफी सफलता मिली। भारतीय वस्तुओं की बिक्री बहुत बढ़ गई, और जो अंग्रेजी वस्तु थी उसकी बिक्री 1/4 हो गई, तो इन्हें काफी सफलता मिली। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो पहले से भारतीय नेता थे, गांधी जी की लोकप्रियता और काम करने के तरीकों को देख करके प्रभावित हुए और इनकी पार्टी में जुड़ गए, इनसे मिले। इसके बाद ये जेल गए, फिर छूट करके आए, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, इनमें इनकी लोकप्रियता और बढ़ गई, और तब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये 4 आंदोलन, पहला 1917 चंपारण, 1920 असहयोग, 1930 सबने अवज्ञा और 1942 भारत छोड़ो, इन 4 आंदोलन के बाद भारत को आजाद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान। और सबसे बड़ी बात जानते हो ना भाई, आजादी की लड़ाई तो सब जगह हुई थी, बहुत सारे देशों में हुई थी, लेकिन सारे देशों की बात अगर देखोगे तो लड़ने के बाद जितने भी उनके प्रमुख नेता थे, उन्होंने एक गद्दी हासिल कर ली थी, समझ रहे ना। अब चलिए, अमेरिका, जॉर्ज वाशिंगटन वहां के राष्ट्रपति बने। चलेंगे हम लोग रूस, लेनिन वहां का तानाशाह बना, राष्ट्रपति बना पहला। हर देशों की बात यही है, लेकिन हमारे भारत के जो थे ना, इन्होंने कोई पद लिया ही नहीं। लड़ाई आजादी इतनी लड़े, कई बार जेले गए, कई यातनाएं सहे, लेकिन सबसे बड़ी बात, जीतने के बाद जब इन्हें विजय मिली, देश आजाद हुआ, अंतरिम सरकार की बैठक हुई, ये किसी पद पर नहीं गए। ये सबसे बड़ी इनकी विशेषता थी, और इसीलिए आज दुनिया में पूजे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और ये निस्वार्थ लड़े थे। सबसे बड़ी बात क्या थे, कोई स्वार्थ नहीं, देश की सेवा करने में बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान 4 आंदोलन से देश को आजाद कराने तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारत को स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के योगदान की समीक्षा कीजिए। देखिए, भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए, ऐसा नहीं कि ये पहली आंदोलन थी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। जब हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो हम शुरू से ही उसका विरोध कर रहे थे। 1757 में पहली लड़ाई लड़ी गई थी, आज हम लोग नहीं लड़े थे। 1757 में पहली लड़ाई, 1764 में बक्सर युद्ध, 1757 पलासी लड़ाई आपने पढ़ा होगा, सिराजदौला ने लड़ा था। 1764 बक्सर युद्ध, उसके बाद बहुत सारे युद्ध हुए, संथाल, मुंडा, कोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कई विद्रोह हुए। अंग्रेजों का हमने ऐसे स्वागत फूलों से नहीं कर लिया था कि भाई आइए हमारे यहाँ, और हम लोग उसको आरती नहीं उतार रहे थे। विरोध तो हम तभी कर रहे थे, लेकिन एक संगठन हमारे पास नहीं था। चलिए, संगठन भी था तो हमने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़ी संस्था बनी, उसके तहत हमने काम करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद भी आंदोलन चलता रहा, लेकिन इस आंदोलन में धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। पहले जो शिक्षित लोग थे वो जुटे, बाद में किसान जुटे, फिर शिक्षक जुटे, फिर देसी राजा जुटे,
ऐसे करते करते देखिए एकाएक नहीं आया, सब लोग धीरे धीरे जुटे। जब उन लोगों को लगा कि नहीं हमको देश में आजादी चाहिए, तो वो तब तक समय बच हो गया कब, 1942 का आ गया। जब हम लोग लड़ रहे थे तो शुरुआत में अगर सब साथ में आ जाता तब तो हम तब ये भगा देते उसको, लेकिन हुआ नहीं ना ऐसा। हम लोग कुछ शिक्षित लोग लड़ रहे थे लेकिन कुछ लोग थे जो अंग्रेज के समर्थक थे। वो कहते थे कि अंग्रेज हमारे भारत में आई है और अच्छा कर रही है, उद्योग लाई, रेल लाई, बस लाई, फैक्ट्री लाई, गछुआ कहाँ की कौन सी लाई, अरे सब लाई, लेकिन शोषण तो कर रहा था ना। तब उनको समझ में नहीं आया, लेकिन लूट लूट के वो सब ले गया। और जब तक हमको ज्ञान आया, हम लोगों को अकल आया, तब तक समय कितना बीत गया, 1942। अब समझना, क्वेश्चन पर आ जाओ। अब 1942 में हम लोग आंदोलन क्यों इतना तीव्र किए? जब उसका क्रिप्स मिशन योजना फेल कर गया। क्रिप्स मिशन यानी उसने हम लोगों से जो मतलब सहायता मांगने आई, हमने उसे सहायता देने का वादा नहीं किया। तो हमने सोचा कि अगर हम अंग्रेजों की सहायता करेंगे, अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो अंग्रेज फिर हम लोगों का शोषण करेगी। चलिए, तो अभी ही मौका है कि अंग्रेज एक तरफ विश्व युद्ध में लड़ रही है, दूसरे हमारे साथ लड़ना पड़ेगा तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो हमने एक यहाँ पर मोर्चा साधा कि चलो अभी इसे लड़ने का मौका है कि डबल इसको एक्शन लेना पड़ेगा, तो ये जल्दी हमसे हारेगी। एक दूसरा कारण हमने ये भी सोचा, माने हम नहीं, हमारे भारतीय नेता सोचे कि अगर अंग्रेज की मदद करेंगे और जैसे हम अंग्रेज की मदद करेंगे वैसे ही वो क्या करेगा, वैसे ही क्या करेगा कि जर्मनी वाला और जापान वाला भारत पर बमबारी करना शुरू करेगा। और जैसे बमबारी करेगा तो अनावश्यक लोग मारे जाएंगे, क्योंकि भारत में वो तो ऐसे बम फेंकता ऊपर से वायुयान से बराबर बराबर, तो जिधरे तिधरे फेंकता, बहुत सारे लोग ऐसे मर जाते। तो हमने सोचा कि भाई जर्मनी से और जापान से दुश्मनी लेने की क्या जरूरत है, चलो तो हम अगर अंग्रेज की मदद नहीं करेंगे तो हमारे साथ दुश्मनी नहीं लेगा, हम भारत पर आक्रमण वो नहीं करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो हम लोगों ने उनकी मदद करना छोड़ दिया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की हमने बिगुल बजा दी। भारतीय जनता विरोध करना शुरू कर दिया, जगह जगह हड़तालें हुई, विदेशी वस्तुओं की बंद हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने दमनकारी नीति नहीं छोड़ा। उसने क्या किया, झट से जितने भी नेता थे गांधी जी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और गांधी जी को जैसे जेल में बंद कर दिया, ये खबर जनता में जैसे फैली कि गांधी जी जेल गए, जनता में एकदम आक्रोश फैल गया। और उसने सोचा कि इस बार या तो हमें आजाद करना है या, और उसने क्या किया, तेजी से जितने सरकारी भवन थे उसमें आग लगा दिया, रेल की पटरियां उखाड़ दी, जो टेलीफोन के तार थे उसको काट दिया, तोड़ दिया। इतना ही नहीं, जहां जहां अंग्रेज मिल जाते उससे लड़ाई युद्ध शुरू हो जाती, एकदम सीधे हत्या मारकाट। और जानते हो, गांव में अगर कोई पुलिस आ जाता, अंग्रेजी पुलिस, सारी महिलाएं उस पर उलझ जाती, ऐसे उसको उलझती। अब पहले बता दिए थे, महिला से मारती है, से खतरनाक मार मारती है, उसको खींच के ले जाती घरे में, पूरा फोड़ फाड़ देती। का भेला तो गांव के मेहरारू मार लो है, बस डर से भारत आने के लिए छोड़ दिया। कोई भी अंग्रेज अधिकारी को कहा जाता कि जाइए भारत में, वो कहता भाई हम नहीं जाएंगे, नौकरी रहे चाहे ना रहे हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि सुनते हैं भारत में बहुत मार मारता है। अब ये स्थिति आ गई थी, यानी कोई अंग्रेज अधिकारी भारत में आने से डरती थी। हमारी सेना विरोध कर दी थी, किसान विरोध, सब विरोध में थे। अंततः अंग्रेजों ने फिर भी दमनकारी नीति चलाया और लगभग 70,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। सब पर सामूहिक कोड़े बरसाए गए, लेकिन फिर भी हम लोगों का जोश ठंडा नहीं हुआ और हम लोग करो और मरो का नारा देते हुए देश को आजाद करने के लिए लड़ाई चलती रही। अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा और भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। कब? उसके बाद उसने एक मिशन भेजा और इसके बाद भारत से हम लोगों की वार्ता हुई। वार्ता करने के बाद देश को कैबिनेट मिशन की मांग की। ठीक है ना? तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगी कि भारत छोड़ो आंदोलन की क्या रूप था उस समय, क्या की स्थिति थी। चारों तरफ एकदम समझिए जनता लोग आक्रोश में थे और कोई भी सरकारी काम होने ही नहीं देते थे। ठीक है, तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करेंगे, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।